हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ साना साना हाथ जोड़ की, जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अनेक उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे हैं। लेखिका मधु कांकरिया द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी उनके साथ साथ सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका मधु कांकरिया ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन और पत्थर तोड़ती महिलाओं का जो वास्तविक वर्णन किया है वो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और वहाँ बहने वाली तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और हमारा पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में एक हलचल उत्पन्न कर देता है। चलिए अब प्रस्तुत करते हैं पाठ का सार। गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह जाती है। जब वह रात्रि में गैंगटॉक अर्थात गंतोक शहर का सौंदर्य देखती है तो वह विस्मित हो जाती है। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। गैंगटॉक एक पहाड़ी शहर है। जब भी हम किसी पहाड़ी शहर में घूमने जाते हैं और रात्रि के समय बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो आसमान के तारों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हम तारों के बीच में खड़े हुए हैं। यही दृश्य लेखिका मधु कांकरिया को विस्मित कर देता है। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर जैसी बना रहे हैं। ठीक वैसी ही झालर जैसी दीपावली पर हम अपने घरों पर लगाते हैं। वास्तव में इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा हुआ यह गंगटॉक मेहनतकश बादशाहों का शहर लगता है। रहस्यमयी सितारों से भरी हुई यह रात लेखिका को सम्मोहित कर जाती है। लगता है जैसे उसने रात ने लेखिका पर कोई जादू कर दिया है। धीरे धीरे शून्य से प्रकाश फूटने लगता है। सुबह होने लगती है तो लेखिका एक नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना गुनगुनाने लगती है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे। साना साना हाथ जोड़ गर्दहूँ प्रार्थना, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। लेखिका आगे प्रार्थना गाती है, हामरो जीवन तिमरो कौशेली, अर्थात मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह आँख खुलते ही लेखिका मधु कांकरिया बालकनी की तरफ भागने लगती है, क्योंकि लोगों के अनुसार वहाँ से कंचनजंगा चोटी दिखाई पड़ती है। यह कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जो गैंगटॉक से दिखाई देती है। लेकिन उस दिन मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बादलों के कारण लेखिका कंचनजंगा चोटी को नहीं देख सकी। लेखिका मधु कांकरिया अपनी सखियों के साथ गंगटोक और उसके आसपास के श्रेष्ठ प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आई हुई थी। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उनका ड्राइवर और गाइड जितेन नार्गे था। जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ से जब हम युमथांग की तरफ चलेंगे तो रास्ते भर हिमालय की गहनतम बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। लेखिका गदराए हुए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ों को देखती हुई उनका जायजा लेती हुई पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। वहाँ लेखिका ने एकांत में फैलाई हुई बौद्ध पताकाएँ देखीं, बुद्ध धर्म से संबंधित पताकाएँ देखीं। तब जितेन नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर, अर्थात किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र एकांत स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं तथा उन्हें उतारा नहीं जाता है। वे अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति के घर में नए कार्य का प्रारंभ होने पर, शुभ अवसर होने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। यात्रा के दौरान लेखिका ने गंगटोक के पास में लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान देखा, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थल पर
तिब्बत की दोनों स्थानीय जातियों के बीच बहुत लंबे समय तक चले झगड़ों के बाद शांति वार्ता भी हुई थी। उन्हीं रास्तों पर लेखिका ने प्रेयर व्हील देखा। जितेन नार्गे ने प्रेयर व्हील के बारे में बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे देखकर लेखिका को लगा कि चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, इस देश के नागरिकों की आत्मा एक जैसी ही है, क्योंकि मैदानी भागों में रहने वाले लोग पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं, और पहाड़ के लोग यहाँ पर प्रेयर व्हील घुमाते हैं ताकि उनके पाप नष्ट हो जाएं। वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए लेखिका के सामने हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। वादियाँ चौड़ी होने लगी थीं, घाटियाँ गहराने लगी थीं और पाताल नापने लगी थीं। इस असीम बिखरी हुई सुंदरता को देखकर वहाँ पर यात्रा करने वाले लेखिका और उसके यात्री गीत गुनगुनाने लगे थे, और लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे प्राकृतिक दृश्य को अपने भीतर समा लेना चाहती थी, उसे अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीभ से सिर निकालकर ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और झरझर गिरते जलप्रपातों को और चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच में इठलाकर जाती हुई तिस्ता नदी को देखती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। सहसा उसके होठों पर एक प्रसिद्ध कविता के शब्द आ जाते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति यहाँ पर हिमालय को कहा गया है। यह कहकर लेखिका हिमालय को सलामी देना चाहती है। अचानक से तभी जीप रुकती है। लेखिका के सामने 7 सिस्टर्स वाटरफॉल था। सैलानियों ने वहाँ की तस्वीरें खींचना चालू कर दी, लेकिन लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त अर्थात शाप लिए हुए राजकुमारी की तरह नीचे पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अपनी आत्मा में डूबती जा रही है। पानी में पांव डुबोते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन काव्यमय हो उठा। उसके मन में कविताएं बनने लगीं। उसे लगा कि वह देश काल की सरहदों को दूर छोड़कर धारा के साथ में बहने लगी हो। फिर उसे उसी दृश्य को वहाँ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। सभी दृश्यों पर बादलों की परत छा रही थी, अर्थात जितने भी वहाँ पर पहाड़ थे, जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे थे, सब पर बादल छाते जा रहे थे और ऐसे दृश्य लेखिका को मोहित कर रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, लगातार बहने वाले झरने, वेग से बहती हुई तिस्ता नदी, सामने उड़ती हुई धुंध, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल और मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते हुए प्रयोता और रूडोडेंड्रो के फूल सभी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए नजर आ रहे थे। उस पहाड़ी क्षेत्र में गंतोक के आसपास प्रयोता और रूडोडेंड्रो के फूल बहुतायत में मिलते हैं। बड़े सुंदर फूल होते हैं वे। समय के इस सतत प्रवाह में उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका वजूद, उसका अस्तित्व तिनके के समान है और बहता ही जा रहा है। संपूर्णता के इन क्षणों में लेखिका आसपास बिखरे हुए सौंदर्य से इस प्रकार एकात्मक हो रही थी, इस प्रकार उसमें डूब रही थी कि उसकी आत्मा में प्रकाश उभरने लगा था। वह ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर उसके होठों को छूने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकृति के समीप नहीं बल्कि ईश्वर के समीप आ गई हो। सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर से होठों पर आने लगी। साना साना हाथ जोड़ गर्दहूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस यात्रा में आगे बढ़ने पर लेखिका को सौंदर्य से परे, सौंदर्य से अनभिज्ञ रहते हुए कुछ पहाड़ी स्त्रियां पत्थर तोड़ती हुई नजर आईं। कुछ महिलाओं ने तो अपनी पीठ पर बंधी हुई बड़ी सी टोकरी में, जिसे डोको कहते हैं, उसमें अपने बच्चों को भी बांध रखा था, अर्थात वे बच्चों की देखभाल भी कर रही थी और अपना कार्य भी कर रही थी। कुछ महिलाएं कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। लेखिका को यह स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों और वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग लगी। वहीं पर खड़े हुए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के
कर्मचारियों से लेखिका ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बीआरओ के कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ियाँ रास्तों को चौड़ा कर रही हैं। फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी अनेक प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताया। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में जंगल फिरती हुई आदिवासी स्त्रियों की याद आ गई। उसे आदिवासी औरतों के फूले हुए पांव और उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े हुए ठाठे यह कहानी कहते हुए दिखाई दिए कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक जैसी ही है। हर जगह पर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए संघर्ष करना होता है। लेखिका मधु कांकरिया इन स्थानीय लोगों से बात कर ही रही थी कि तभी जितेन नार्गे और मणि, जो लेखिका के साथ में महिला आई थी, वह उसे खोजते हुए वहां आ गए। जितेन ने लेखिका को बताया कि आम जनता की अपेक्षा आप उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। तो लेखिका को लगा कि ये लोग वेस्ट एट रिपेइंग हैं, अर्थात बहुत कुछ लेकर बहुत कम उन्हें वापस में मिलता है। तभी उन श्रम सुंदरियों के, उन मजदूर महिलाओं के हंसने पर लेखिका को लगा जैसे खंडहर ताजमहल हो गया हो। वहाँ पर पड़े हुए टूटे फूटे पत्थर खंडहर की तरह लग रहे थे, लेकिन महिलाओं की हंसी ने उसे सौंदर्य प्रदान कर दिया। पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ते समय लेखिका मधु कांकरिया ने देखा कि 7-8 साल के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनसे उनकी गाड़ी में लिफ्ट मांग रहे हैं। जितेन ने उनके कठिन जीवन की दिनचर्या के बारे में लेखिका और उसकी साथियों को बताया। लेखिका ने पूछा कि क्या ये लोग पैदल ही स्कूल जाते हैं? तब जितेन नार्गे ने बताया कि यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर स्कूल बसें नहीं चलती हैं, इसलिए बच्चों को पहाड़ी रास्ते तय करके पैदल ही जाना होता है। ये बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त मवेशी चराने, जानवरों को चराने, लकड़ियाँ ढोने का भी काम करते हैं, घर का काम भी करते हैं। आगे बढ़ने पर अब रास्ते खतरनाक होते जा रहे थे। इंच भर जीप इधर उधर भी खिसकी तो सीधा घाटियों में जाने का रास्ता साफ था। रास्ते भर जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ उन्हें खतरों के प्रति आगाह कर रही थी, खतरों के बारे में बता रही थी। आगे बढ़ने पर लेखिका और उसके साथियों ने चाय बागानों में काम करती हुई स्त्रियों को देखा। ये स्त्रियां बोकू पहने हुई थीं, एक लंबा सा वस्त्र जो बहुत रंगीन होता है, चटक रंग का होता है। नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता हुआ उनका गुलाबी चेहरा लेखिका को बहुत सुंदर लग रहा था। डूबते हुए सूरज की सुनहरी आभा और सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य को देखकर लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि वह लगभग चीख ही पड़ी। यूनथांग पहुंचने के बाद लेखिका को लायोंग में पड़ाव लेना था। यह एक नन्ही सी शांत बस्ती है। लेखिका वहां तिस्ता नदी के किनारे बने हुए लकड़ी के छोटे से घर में ठहरी थी और साथ में उसकी सहेलियां भी थीं। डूबते हुए सूरज के साथ वे लोग वहां पहुंचे थे। तिस्ता नदी का सौंदर्य देखकर लेखिका की आंखें भर आईं, क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान का एक नन्हा सा बोधिसत्व अर्थात ज्ञान का पौधा उदय हो रहा था। लग रहा था कि अगर कहीं शांति है, कहीं सुख है और सुकून है, तो वह वहीं पर है जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति से चलते हैं। हमारी पीढ़ी ने इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ किया है। इस गति को, इस लय ताल को बिगाड़ दिया है। तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरकर लेखिका ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसकी स्मृति में, उसकी यादों में कौंध गया और जल को हाथ में लेकर उसने एक संकल्प किया, क्योंकि जल को हाथ में लेकर संकल्प ही किया जाता है। लेकिन वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। वह तो एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह थी और उसके भीतर से प्रार्थना उठने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि भीतर का सारा हलाहल, सारी कटुता, सारी तामसिकताएं इसी बहती हुई जलधार में बह जाएं। वह प्रकृति से शुद्धता, पवित्रता, शांति और सुकून मांग रही थी। रात गहराते ही हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, अर्थात चारों तरफ कालिमा छा गई। जितेन ने अपने संगी साथियों के साथ नाचने गाने का प्रोग्राम किया था।
लेखिका भी और उसकी सहेलियां भी वहाँ पर नृत्य करने लगी। लेखिका की सहेली मणि ने भी जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया। लायोंग से सुबह लेखिका बर्फ देखने की इच्छा से टहलने के लिए निकल गई, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ पर स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। यदि वह कटाओ जाए, पास में ही एक स्थान है जिसे कटाओ कहा जाता है। उस युवक ने बताया कि यदि वह कटाओ जाए तो वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी। कटाओ अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया था, इसलिए सुर्खियों में नहीं आया था। वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही है और यह लायोंग से लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर था। ऊंचाई अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई। कटाव की तरफ जाते समय उनका रास्ता बड़ा खतरनाक था। धुंध और बारिश से भरा हुआ था। पेड़, आकाश, घाटियाँ सभी पर बादलों की एक मोटी परत छाई हुई थी। करीब आधे रास्ते चलने के बाद में यह धुंध हटी, यह कोहरा कम हुआ। जितेन नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। यह इतना सुंदर है कि लोग इसे स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। लेकिन लेखिका की सहेली मणि ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड से भी यह ज़्यादा सुंदर है। सभी यात्री जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे, खेलने लगे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। लेखिका के पांव भी झनझन करने लगे, अर्थात वह भी नृत्य करने के लिए उत्सुक हो उठी। ख्वाहिश हो रही थी कि बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को मन भर के देखूं, किंतु उसके पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे जूते नहीं थे। उसने चाहा कि किराए पर ले लिया जाए, किंतु यह एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर एक भी दुकान नहीं थी। लेखिका को ये हिमशिखर, बर्फ के पहाड़ आध्यात्मिक प्रतीत से हो रहे थे। वे उसे आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्यता के बीच में ऋषियों मुनियों ने वेदों की रचना की है। उसे ऐसा लग रहा था ऐसी सुंदरता देखकर ही ऋषियों मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र पाया होगा, अर्थात सब लोग सुखी रहें। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा था कि बड़े से बड़े अपराधी को भी इसे देखकर उसके मन में करुणा जाग जाए और वह करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका को ऐसे में मिल्टन की एक कविता याद आ गई। लेखिका ने इस विषय पर अपनी सहेली मणि से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मणि तो किसी दूसरे ही सवाल में उलझी हुई थी। मणि ने दार्शनिक अंदाज में उसे बताया कि प्रकृति भी कितने नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में यहाँ पर पहाड़ों पर पानी एकत्र हो जाता है, जल संग्रहित हो जाता है। गर्मियों में ये बर्फ़ की शिलाएं पिघलकर जलधारा का रूप ले लेती हैं और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के सूखे होठों को तृप्त करती हैं, उनकी प्यास को बुझाती हैं। मणि का कहना था कि इन नदियों और हिम शिखरों का हम पर बहुत ऋण है, इन बर्फ़ के पहाड़ों का हम पर बहुत कर्जा है। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ लेखिका का यह सफ़र आगे बढ़ता रहा। उसे ध्यान आया कि यहाँ चीन की सीमा है। लेखिका ने कड़कड़ाती ठंड में यह सोचा कि ये जवान सीमा पर डटे रहते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र था चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। उनके ड्राइवर कम गाइड ने बताया कि 15 दिनों में ही यह पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी और लगेगा मानो फूलों की सेज रखी हुई है। घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मचौनी खेलती हुई जीप अब युमथांग की ओर पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि बर्फ से ढके हुए कटाव के हिम शिखर देखने के पश्चात युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा था। वहीं एक चिप्स बेचती हुई स्त्री से लेखिका ने पूछा था कि क्या तुम सिक्किमी हो। लेखिका ने जब यह पूछा तो उस स्त्री ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर कितने खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, यहाँ पर राजाओं का शासन था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। लौटती यात्रा में भी जितेन नार्गे
जो कि उनका ड्राइवर कम गाइड था, अनेक प्रकार की जानकारियाँ देता रहा। जितेन ने बताया कि यहाँ गुरु नानक देव के फुटप्रिंट वाला एक पत्थर है। कहते हैं यहाँ उनकी थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर आगे चलने के बाद जितेन नारगेन ने खेदुम नामक एक स्थान दिखाया, खेदुम, और बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। इस स्थान पर गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। जितेन ने यह भी बताया कि वे लोग पहाड़, नदी और झरने की पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करने वाले मर जाएंगे। लेखिका ने कहा, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। लेकिन जितेन नारगेन ने उन्हें सुधारा कि नहीं, इसका असली नाम गंतोक है। गैंगटॉक का असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यहाँ पर टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते थे। यह तो सिक्किम के भारत में विलय के पश्चात भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि यहाँ फौजियों को रखने से क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। उसने अभी भी बनाए जा रहे रास्तों की ओर संकेत किया। लेखिका ने मन ही मन कहा, हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। लेखिका के अनुसार नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। मनुष्य नए रास्तों की खोज कर रहा है, नए स्थानों की खोज कर रहा है। शायद मनुष्य की इस न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। और जीप यात्रा पर आगे बढ़ने लगी। तो यह था पाठ साना साना हाथ जोड़ का सारांश। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले और वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ और एक नई कविता के साथ।